फ्रेंड्स, ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट लूकरगंज के यूट्यूब चैनल पर मैं आनंद उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। संस्था ने मुझे फिजिक्स जैसा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ाने का दायित्व सौंपा है। मैं फिजिक्स कोर्स को आपके सामने क्रमबद्ध तरीके से बोर्ड्स, नीट, जेईई के क्वेश्चन इसमें शामिल करते हुए चलेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो लीडिंग क्वेश्चन होंगे। लीडिंग क्वेश्चन का मीन्स है कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाएंगे। उसके बाद जब चैप्टर एंड होगा तो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, आने की जिनकी संभावनाएं हैं, वो सब हम आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद अलग से टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हम पूरी फिजिक्स सिलेबस को 9th यूनिट में हम डिवाइड किए हैं, जिसमें से जो यूनिट फर्स्ट है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली हमको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना है। फिर आते हैं यूनिट सेकेंड पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे किरचॉफ लॉ वगैरह भी इंक्लूड करेंगे। यूनिट थर्ड, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। फिर उसी में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यूनिट 6 में हम लोग ऑप्टिक्स की बात करेंगे। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स, लाइट के बारे में, एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ह्यूमन आइज, इन सब के बारे में। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स। फिर आते हैं यूनिट 7, इसमें डुअल नेचर ऑफ लाइट, मैटर वेव के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर यूनिट 8 में एटॉमिक फिजिक्स भी कह सकते हैं इसको, जिसमें हम लोग एटम्स और न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट यूनिट है हमारा 9th, इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिकली जिसमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा सिलेबस हमें इन 9 यूनिट्स के अंतर्गत क्लियर करने हैं, जिसमें से ये जो हमारा यूनिट फर्स्ट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है और इस पे बेस्ड, जैसे मैग्नेटिज्म वगैरह सब इसी पे बेस्ड हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ चार्ज इन रेस्ट। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो वर्ड है स्टैटिक्स, दो वर्ड होते हैं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स।
तो जो स्टैटिक वर्ड्स है ये रेस्ट को शो करता है। हम इस चैप्टर में चार्ज के कारण या चार्ज का वो नेचर पढ़ेंगे जो उसके रेस्ट की वजह से होता है। बिकॉज ऑफ व्हेन चार्ज स्टार्ट मूविंग देन इट बिकम करंट। तो जब हम चार्ज की डायनामिक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग करंट की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग रेस्ट में जो जो उसके प्रॉपर्टीज होते हैं उसकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो इस पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है चार्ज। चार्ज को कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो अगर हम बात करें चार्ज को डिफाइन करने के लिए तो उसके पहले हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं टॉपिक पे। सपोज करिए कि यहां पर दो मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट को कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड किया गया है। टू मैग्नेट्स प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, then they repel or attract to each other. Here two magnets repel to each other. The cause of repulsion is magnetic lines of force. दो मैग्नेट के बीच में जो रिपल्सन होता है उसका जो कॉज है, उसका जो कारण है, वो माना जाता है इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। These magnetic lines of force have no physical existence. We cannot touch them. इनको हम लोग टच नहीं कर सकते, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जब इनके बीच में इंटरेक्शन होता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में, तब उसका रिजल्ट होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन। सेम इसी टाइप से इफ टू चार्ज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, देन when interaction between electric lines of force, then a force is produced as a result of attraction or repulsion. It means force between two charges is due to interaction between electric lines of force, and force between two magnets is due to interaction between magnetic lines of force. One magnetic lines of force cannot influence electric lines of force. Magnetic lines of force influence only magnetic lines of force, and electric lines of force can influence only electric lines of force. Suppose that अगर ये क्वेश्चन हो कि यहाँ पर एक मैग्नेट है और हियर अ चार्ज इज प्लेस्ड नियर द मैग्नेट, क्या इनके बीच कोई फोर्स डेवलप होगा? आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स राइज होंगी और यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से राइज होगी। इनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होता। अगर दोनों मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं या दोनों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है तो उनके बीच इंटरेक्शन होता। तो स्टूडेंट्स, अब बात ये आती है कि व्हेन चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग, then it become current, because we say that rate of flow of charge is called current. I equal dq by dt. Rate of flow of charge is called current. When charge start moving, then it become current, and where is current, there is magnetic field. Where is current, there is magnetic field. स्टूडेंट्स, जहाँ पे करंट है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल रहे हैं व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट,
then only electric fields generated around it, and when charge start moving, then it become current, and here electric field as well as magnetic field also produce. It means charge having both the properties electric as well as magnetic. तो हम लोग चार्ज को इसी के टर्म में डिफाइन करते हैं, चार्ज को इसी के टर्म में डिफाइन करते हैं। अगर चार्ज को डिफाइन करना हो तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। चार्ज, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इज नोन एज चार्ज। तो स्टूडेंट्स, चार्ज को हम लोग एक प्रॉपर्टी के टर्म में डिफाइन करते हैं जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट और मैटर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया कि चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज and negative charge, positive charge and secondly negative charge। अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें इस तरह से, V = 0 दैट इज स्टेबल, तो यहां पर केवल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर चार्ज मूव कर रहा है बट कांस्टेंट वेलोसिटी से, करंट हियर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रोड्यूस। इफ चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी v और ये वेरिएबल हो, इसका मतलब है क्या, एक्सेलरेटेड है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ रेडिएशन भी प्रोड्यूस होगा, एनर्जी रेडिएट करता है चार्ज। इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे एटॉमिक फिजिक्स में। हम लोग चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो केवल रेस्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। जब चार्ज मूव करना शुरू करेगा तब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगा। ये जब एक्सेलरेटेड हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के साथ साथ रेडिएशन भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा चार्ज, व्हाट इज चार्ज, एंड चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्जिंग क्या होता है, व्हाट इज चार्जिंग? सपोज दैट किसी मेटल शीट को चार्ज करना हो, तो these metal atoms made up of numbers of atoms. When we see one atom, then proton and neutron in its nucleus and electrons are present in its orbit. Initially, all the atoms are neutral because of number of proton equal number of electrons.
and proton and electrons having same amount of charge. तो स्टूडेंट्स इनिशियली एवरी एटम न्यूट्रल होता है। अगर उसको हमें चार्ज करना है या एटम्स पे चार्ज डेवलप करना है तो हम लोग कैसे चार्ज डेवलप करते हैं उस पर। सपोज दैट एनी एटम हैविंग 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, this is neutral. When one electron is given to this atom, then here 7 electrons are present and here 6. 6 electrons and 6 protons are cancelled out to each other. Here 1 electron is in excess, then it acquires a negative charge equal to 1 electrons. तो इसको अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ जो चार्ज डेवलप होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। सपोज दैट n इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं तो इस पे जो टोटल चार्ज होगा वो Q इक्वल -NE। तो स्टूडेंट्स यहाँ से चीज़ क्लियर हुआ कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू एनी एटम आर मेटल देन एटम आर मेटल एक्वायर्स निगेटिवली चार्ज and total charge develop on the object is equal to Ne। इसका अपोजिट अगर हम लोग देखें, सपोज दैट 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज विड्रॉल फ्रॉम द एटम देन हियर प्रेजेंट 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 electrons 5 protons cancel out to each other, here 1 proton is in excess. We can write as +1 electron because of amount of charge on proton and electron are same. If 2 electrons are shortage then total charge present is +2 electrons. If n electron becomes shortage then total charge present +Ne। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ कि अगर हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं तो उस पर जो चार्ज डेवलप होगा वो पॉजिटिव नेचर का होगा, और अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो उस पर जो चार्ज होगा उसका नेचर निगेटिव होगा। और अगर इसको हम जनरल फार्मूला लिखना चाहें तो Q इक्वल ±NE। स्टूडेंट्स प्रोटॉन, यहाँ पर हम लोग प्रोटॉन को भी डिस्टर्ब, अगर सोचें कि हम प्रोटॉन को डिस्टर्ब कर दें, क्यों इलेक्ट्रॉन को ही हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इसको डिस्टर्ब करना कठिन है। तो चार्जिंग के लिए केवल इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर तो स्टूडेंट्स कॉमन फार्मूला हुआ Q इक्वल ±NE। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात हम लोग करते हैं। चार्ज से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताते हैं, फिर हम लोग आते हैं मेन टॉपिक्स पे, कूलम्स लॉ पे। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तो उसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर and unlike charges attract to each other. Positive charge and positive charge, इनके बीच रिपल्सन होगा। निगेटिव चार्ज इनके बीच भी रिपल्सन होगा, बट पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो देन अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर and of same like charges are repel to each other। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सपोज दैट 4 balls A, B, C and D here, A, B, C and D। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, गिवन दैट नंबर 1 A attract to B, number 2
B repel to C. Number 3, C attract to D. And number 4, D having negative charge. D having negative charge. Then find out nature of charge on A, B and C. तो स्टूडेंट्स डी पर चार्ज दिया है नेगेटिव, तो ऐसे केस में हम लोग जहां से चार्ज दिया है उसको लेते हुए आगे चलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। स्टूडेंट्स डी नेगेटिव चार्ज, सी एंड डी अट्रैक्ट टू ईच अदर, इट मीन्स इस पे पॉजिटिव होना चाहिए। एंड बी एंड सी रिपेल टू ईच अदर, तो सेम टाइप ऑफ चार्ज, दिस इज पॉजिटिव। एंड ए अट्रैक्ट टू बी, इट मीन्स इज नेगेटिव। तो जो हमारा आंसर हुआ ए बी सी डी, तो यह नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका जो सेकेंड इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है इसकी, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पॉसिबल इन इंटीग्रल मल्टीपल। वी नो दैट चार्ज डेवलप ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड Q इक्वल प्लस माइनस एनी। Here n is 1, 2, 3, 4 and always in whole number, not in fraction. तो स्टूडेंट्स इसका ये मतलब हुआ कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 100, 1000 ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, बट 1.5 नहीं, फ्रैक्शन में नहीं। बिकॉज कि 1.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना होगा तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसका एक और मतलब हुआ द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन द नेचर इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन से कम का चार्ज पॉसिबल नहीं है नेचर में। यद्यपि कहीं कहीं पर कुछ ऐसे भी चार्ज देखने को मिले हैं 3/2 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल, मतलब फ्रैक्शन में, उन्हें बोला जाता है क्वार्क पार्टिकल्स, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे क्वार्क पार्टिकल्स की। बट ये स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है नेचर में एग्जिस्ट जो करता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज है। और यहाँ पर n की वैल्यू हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही हो सकती है। सपोज दैट स्टूडेंट्स कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर -4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम का चार्ज है। आपको ये बताना है कि इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है या डिफिशियंसी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज कितना है, -4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। स्टूडेंट्स माइनस साइन डिनोट्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम बाहर से चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया गया है, मीन्स उस पर एक्सेस है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है ये जानने के लिए हम लोग Q इक्वल एनी वाला फार्मूला लगाएंगे, N इक्वल Q/E।
Q की वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 3। तो आंसर हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है इस पे। अगर ये पॉजिटिव होता तो इस पे डिफिशियंसी होती, तब इस पे इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होती। प्रॉपर्टी नंबर 3 स्टूडेंट्स, when charge are given to a metal then total charge comes out at the outer surface of the conductor। सपोज दैट यहाँ पे कोई कंडक्टर है, अगर इसको चार्ज प्रोवाइड किया जाता है तो इसका जो टोटल चार्ज है वो इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा, इनसाइड चार्ज नहीं इंटर करता। सपोज दैट ये कोई स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है, चार्ज इसको प्रोवाइड किया जाएगा, टोटल चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आ जाता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा, 0। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि एक हॉलो स्फेयर है, मेटेलिक स्फेयर है, और एक सॉलिड मेटेलिक स्फेयर है, दोनों की रेडियस है सेम। ये हॉलो है और ये सॉलिड है। विच स्फेयर कैन बी गिवन द ग्रेटर अमाउंट ऑफ चार्ज, किस स्फेयर को हम ग्रेटर अमाउंट में चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चूंकि रेडियस सेम है और दोनों मेटेलिक कंडक्टर हैं, और अभी यहाँ पे हमने बताया कि व्हेन चार्ज आर गिवन टू अ कंडक्टर देन टोटल चार्ज कम्स आउट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो चार्ज प्रोवाइड किया जाएगा वो टोटल चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा, और यहाँ पर भी जो प्रोवाइड किया जाएगा आउटर सरफेस पे आ जाएगा, बिकॉज ऑफ बोथ आर मेटेलिक कंडक्टर। स्टूडेंट्स जब दोनों का रेडियस सेम है तो सरफेस एरिया भी सेम होगा, इसलिए चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो, अगर उनका रेडियस इक्वल है तो उनको इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड किया जा सकता है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसके जो और प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स उसको हम लोग चैप्टर में जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे उसको हम लोग रिवील्स करते जाएंगे। तो अगले टर्म पे हम लोग कूलम्स लॉ की बात करते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है कूलम्स लॉ से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स when charge are given to a conductor then total charge comes out at the outer surface of the conductor, but when the conductor is asymmetrical, suppose that this, अगर कंडक्टर asymmetrical है तो पॉइंटेड पार्ट पर चार्ज डेंसिटी ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है। If conductor are symmetrical then distribution of charge is uniform, यहाँ पर होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक समान ढंग से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बट अगर एसिमेट्रिकल है तो पॉइंटेड पार्ट पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आगे हम आपको ये पढ़ाएंगे सिग्मा इंटू आर इक्वल होता है स्टूडेंट कांस्टेंट, या हम लिख सकते हैं सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। स्टूडेंट्स यहाँ पे सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको प्रूफ करेंगे पोटेंशियल वाले चैप्टर में। तो रेडियस जहाँ पर लेस है
वहाँ पर सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर है। देखिए यहाँ पर पॉइंटेड पार्ट है, अगर यहाँ पर हम स्फीयर फॉर्म करें यहाँ से तो इसका रेडियस बहुत कम होगा, तो रेडियस कम तो यहाँ चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, ग्रेटर हो गई। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहे। कई प्रॉपर्टीज़ हैं बट उसको हम उस चैप्टर में स्पेसिफिकली विद रीजन उसको हम आपको शो करेंगे। अब इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कूलम्स लॉ और उस पे न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल जो बनेंगे कम से कम यहाँ पर 30 to 35 टाइप के न्यूमेरिकल्स हम आपको सॉल्व करवाएंगे। वो सब ज़बरदस्त प्रैक्टिस आपको करने हैं, उसके बाद फिजिक्स आपको अपने आप आसान लगने लगेगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।